नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी को एक बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अध्याय नंबर 4, नव आरंभ नगर एवं राज्य। अध्याय नंबर 4 है ये। तो अध्याय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप कक्षा 7 के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हमने अलग से आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, एनसीईआरटी बाय विक्रम क्लास 7। और उस चैनल के जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको सभी वीडियोज़ हमने वहाँ अरेंज कर दिए हैं, क्योंकि इस चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट ढूँढोगे ना, इस चैनल पे भी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, लेकिन यहाँ पे प्लेलिस्ट ज़्यादा हो जाएगी, आपको ढूँढने में प्रॉब्लम होगी। तो आप क्लास 7 वाले प्लेटफ़ॉर्म पे जाके आप जब प्लेलिस्ट ढूँढोगे, तो आपको सभी विषयों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर दीजिए। तो चलिए, हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें बात करनी है नव आरंभ की, नगर एवं राज्य। नव आरंभ क्या होता है? आरंभ होता है आपका शुरुआत, नव मतलब नई शुरुआत हुई थी। किसको लेकर? नगर एवं राज्य को लेकर। हमने पीछे पढ़ चुके कि एक बार भारत में सबसे पहले नगर कब बसे? जब भारत में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। तो क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नगरों का विकास हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर वो विघटित हो गई। हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हो गई तो फिर क्या है कि जो लोग थे कि उनके सारे जो भी उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई थी, महल बनाए थे, आपके घर बनाए थे, जो भी चीज़ें उन्होंने बनाई थी वो सारी नष्ट हो गई थी। और उसके बाद हमें जो इतिहास के सबूत मिलते हैं ना, इतिहास के साक्ष्यों से पता लगता है कि लोग फिर गाँव में रहने लगे थे, छोटे-छोटे समूह बनाकर वो रहने लगे थे। और फिर एक बार फिर दोबारा उन्होंने नगरों की व्यवस्था की थी, नगरों का क्या किया था? निर्माण किया था। उसी व्यवस्था को हम पढ़ेंगे अब, नगर एवं राज्य भी। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय की भी। ठीक है? हम सिंपल पॉइंट आपके आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए भी, तो इसने कहा कि आपने पढ़ा था कि नगरीय सभ्यता थी आपकी, जो प्रथम नगरीय सभ्यता है, जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊँगा कि आपकी प्रथम नगरीय सभ्यता कौन-सी थी आपकी? हड़प्पा थी। वो विघटन हो चुकी थी भी। वो क्या हो गई थी? विघटित हो चुकी थी। कुछ स्थानों पर लोग जीवन यापन करते रहे, परंतु उन्हें ग्राम्य जीवन शैली की ओर लौटना पड़ा भी। उनके जो नगर थे वो समाप्त हो चुके थे, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, वहां पर रह रहे थे। वो क्या था जो पता चलता हमें इतिहास के माध्यम से कि वो क्या थे? ग्रामीण जीवन जी रहे थे। मतलब शहरी सभ्यता आपकी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी जब हड़प्पा सभ्यता का विघटन हुआ। जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई, एक लाइन में आप समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता जब समाप्त हुई ना, तो आपकी जो नगरीकरण सभ्यता थी वो समाप्त हो गई। उसके बाद लोग क्या है? ग्रामीण जीवन जीने लगे, जो भी बचे, जो भी उस धरती पर रह रहे थे। ऐसा कारण क्यों हुआ अभी? कि ऐसा क्यों हुआ कि शहरीकरण आपका बिल्कुल खत्म हो गया? तो इसका कारण ये बताया गया है कि हड़प्पाकालीन नगरों के समस्त घटक लुप्त हो गए भी। तो जो नगर थे ना, उनकी सारी चीजें लुप्त हो गई भी। वो आपकी निजी एवं सार्वजनिक भवन थे, आपके भीड़ भाड़ वाले मार्ग, व्यस्त बाजार, विभिन्न शिल्पकारों के समूह। ठीक है? स्थापत्यकार, बुनकर, हस्तशिल्प इत्यादि, लेखन प्रणाली, उन्नत व्यवस्था, एक व्यवस्थित शासन तंत्र व इनके पीछे विद्वान एक वृहत शासकीय संरचना जिसमें शासक वर्ग नेतृत्व करता था। उसने कहा कि सारी ही चीज चली गई भी हड़प्पा की, और आज भी हड़प्पा का बिल्कुल सटीक अंदाजा नहीं कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्यों हुआ। जो भी उसकी चीज थी, जो भी उसने नियम कानून बना रखे थे, भवन बना रखे थे, सब चीजें क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। और उसके बाद जो मानव वहां पर रह रहा था वो एक अपना ग्रामीण जीवन रह रहा था। ये बात आपको इसमें बताई गई है। यद्यपि उत्तर भारत के कुछ भागों में कहीं कहीं नगरीय सभ्यता के अवशेष विद्यमान मिलते हैं, लेकिन फिर भी कहा कि कोई एक दो ऐसे स्थान हैं या फिर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पे नगरीय सभ्यता के हमें अवशेष मिलते हैं, वो भी उत्तर भारत में भी। क्या है? उत्तर भारत में। तो इस प्रकार प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य समझ पूर्व तक भारत से नगरीय जीवन लुप्त रहा भी। मतलब कि 1000 ईसा पूर्व तक आपका नगरीय, आपकी हड़प्पा थी। उसके बाद आपका कोई नगर वहां पे विकसित नहीं था। लोग सारे क्या थे? ग्रामीण जीवन जी रहे थे। उत्तर भारत में थोड़ा सा ऐसा क्षेत्र था जहां पे भी। अब ये देखिए, गंगा का मैदान आपको दिखाया गया है अभी हरे कलर में। आपका मैक्सिमम क्या आपको गंगा का ये मैदान दिखाया गया, पूरा भारत नहीं आपको। गंगा के उपदायी मैदानों ने महाजनपदों के फलने फूलने और समृद्ध होने में अहम भूमिका निभाई भी।
अब देखिए भी कि भारत के क्षेत्र में ना, भारत वाले इस एरिया में बहुत सारी संस्कृतियाँ आई थी, बहुत सारे जो सभ्यताएँ विकसित हुई थी, लेकिन हम सभी का ज़िक्र यहाँ पर हम नहीं कर रहे भी, ठीक है? इसके बाद प्रथम सहस्त्र शताब्दी सामान्य साउथ पूर्वी तक गंगा के मैदानी भागों में भी और सिंधु घाटी के क्षेत्रों में इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन और जीवंत नगरीकरण चरण का आरंभ हुआ भी। इसने कहा कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी। अब मुझे ये बता दीजिए प्रथम सहस्त्र शताब्दी से आप क्या समझते हैं? सामान्य संवत पूर्व मतलब कि ईसा पूर्व से 1000 वर्ष पूर्व के आसपास लगभग इसमें क्या हुआ कि जो सिंधु घाटी के कुछ क्षेत्र थे आपके, गंगा के मैदान थे और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में एक नवीन तथा जीवंत नगरीकरण का चरण प्रारंभ हुआ कि फिर नगर बसने आपके स्टार्ट हुए। जिसका क्रम से संपूर्ण उपमहाद्वीप में विस्तार हुआ। इस नवीन नगरीकरण के साक्ष्य में दो प्रमुख स्रोतों से प्राप्त होते हैं कि जो हमारा ये दूसरा नगरीकरण था महाजनपद वाला, जिसमें पहले आपके क्या होंगे, जनपद बनेंगे, छोटे छोटे गांव थे, गांव क्या बनेंगे, जनपद बनेंगे और जनपद मिला के क्या बनेंगे, महाजनपद। और महाजनपद बाद में कन्वर्ट हो जाएगा आपका साम्राज्य में। ठीक है। तो इस बातों की हमें किससे पता चलता है, ये आपको पूछा जा सकता है कि इस नवीन नगरीकरण था आपका जो द्वितीय नगरीकरण, आप ध्यान रखना है कौन सा नगरीकरण है दूसरा। पहला नगरीकरण आपका कौन सा है? आपका हड़प्पा पहला नगरीकरण है। तो दो है अभी। पुरातात्विक उत्खनन जिनसे इन प्राचीन नगरों के अस्तित्व की पुष्टि होती है। जब हम पुरातात्विक जो स्थल है आपके उसकी खुदाई करते हैं ना, उत्खनन क्या होता है आपका? खुदाई करना। उत्खनन जिनसे हमें इन प्राचीन नगरों के अस्तित्व प्राप्त होते हैं। जब इनको खोदते तो हमें इन नगरों के क्या है? अवशेष मिलते हैं। और दूसरा है आपका प्राचीन साहित्य जैसे उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन साहित्य, जिनमें इन नवीन नगरों के विशेष उल्लेख प्राप्त होता है। दो प्रकार के आपके साक्ष्य में मिले हैं। एक मिले हैं उत्खनन के द्वारा। उत्खनन क्या है? उत्खनन, उत्खनन मतलब खुदाई के द्वारा भी। जब हम इन नगरों की खुदाई खुदाई करते हैं पुरातात्विक स्थल की, तो वहां पे हमें इन नगरों के अवशेष मिलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ नगर थे। और दूसरा हमें क्या पता चलता है कि जो हम साहित्यिक बुक पढ़ते हैं, कौन सी साहित्यिक ऐतिहासिक बुक पढ़ते हैं, कि जैसे आपकी उत्तर वैदिक काल की हम बुकें पढ़ते हैं, ठीक है, बौद्ध जैन साहित्य हम पढ़ते हैं, तो उनमें भी क्या है? इन नगरों का वर्णन दे रखा है। अगर इन नगरों का वर्णन दे रखा तो इसका मतलब ये नगर थे। देखे न आपने है न हमने है। हमें किन चीज़ों से पता चला कि उत्खनन किया जब हमने पुरातात्विक स्थलों का, और दूसरा हमें साहित्य से पता चलता है कि ये नगर थे। चीज़ें क्लियर आपकी? अब आपसे क्वेश्चन यही बनेगा और 100% एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे 1 या 2 नंबर में कि नवीकरणीकरण के इस चरण को भारत का द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है, जो आश्चर्यजनक रूप से आज तक अनवरत चलता रहा। आइए देखें नगरीकरण का यह चरण कैसे शुरुआत हुई। तो आपसे कहा कि आज तक चल रहा है यही चरण आपका, ठीक है, और आगे भी चलता जाएगा। तो द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन आपसे ही पूछा जाएगा। क्योंकि भारत में जो प्रथम नगरीकरण वो हड़प्पा सभ्यता को कहा गया था, और हड़प्पा सभ्यता के विघटन के बाद ये नगरीकरण जब शुरू हुआ था, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? दूसरा नगरीकरण कहा जाता है। क्योंकि पहला तो क्या आपका हड़प्पा सभ्यता है, और हड़प्पा सभ्यता नष्ट हो गई थी, उसके बाद सेकंड आएगा अभी। अब शुरुआत करते हैं अभी। द्वितीय सहस्त्र शताब्दी सामान्य शरद पूर्व के उत्तरार्ध में भारत उत्तर भारत की विभिन्न क्षेत्रीय संस्कृतियां धीरे धीरे स्वयं को पुनर्संगठित करने लगी भी। तो इसने क्या कहा कि जब ये आपकी द्वितीय सहस्त्र शताब्दी थी भी, इसके उत्तरार्ध में, अब देखिए मैं आपको समय बताता हूँ एक बार। यहाँ पे आपका, क्योंकि समय भी तो आपको समझना जरूरी है ना। यहाँ से आपका मान लेते हैं कि ईसा का जन्म है, 1 ईसा पूर्व है यहाँ पे, और आज आप 2026 है। इसके बैक आ जाइए आप, 1000 ईसा पूर्व जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य संवत पूर्व। और यहाँ क्या होगा आपका 2000। तो ये जो टाइम पीरियड है ना आपका 2000 से 1000, इसके अंत में यहाँ की बात कर रहा है। ये कौन सी बात कर रहा है? यहाँ की बात कर रहा है कि ये द्वितीय सहस्त्र शताब्दी सामान्य संवत के उत्तरार्ध में, मतलब खत्म होने के समय, ये आपकी पहली सहस्त्र शताब्दी है। 1000 वर्षों का टाइम क्या होता है? सहस्त्र शताब्दी होता है द्वितीय। इसके उत्तरार्ध में मतलब यहाँ पर भी लोगों ने स्वयं को संगठित करना स्टार्ट कर लिया था। ये चीज आपको समझ में आई? और वो लोग क्या थे? प्रत्येक को कुल या वंश एक नियत भूभाग से जुड़ गया जिसे जनपद कहा गया। और ये क्या होता था आपका? किसी राजा के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा शासित होता था। लोग एक जगह रहने लगे और
उस समूह को, जो लोग एक साथ रहते थे, उस समूह को क्या कहा जाता था? उस समूह को कहा जाता था जनपद भी, ठीक है? या तो वो क्या करते थे एक वंश के द्वारा कि हम एक इस व्यक्ति की औलादे हैं, इसका खून है, तो हम एक क्या कहलाएँगे? जनपद कहलाएँगे, या फिर इस क्षेत्र में रहने वाले लोग क्षेत्र के आधार पे भी वो क्या थे? जनपद बनाते थे भी। ठीक है? और जनपद का मतलब क्या होता था? जहाँ जन ने पद रख्यो, जन के पद, जन के कदम। तो इसका मतलब जहाँ लोग रहते हैं उसको क्या बोलते थे? जनपद बोलते थे वे। और जैसे-जैसे व्यापारिक मार्ग, वाणिज्यिक तंत्रों का विस्तार हुआ, व्यापारिक मार्ग मतलब व्यापार करने लगे वो, ठीक है? वाणिज्यिक तंत्र मतलब व्यापार का विकास हो गया, अब व्यापार वो करने लगे भी। ठीक है। तो उसके साथ-साथ क्या हुआ कि ये जो आपके 8वीं और 7वीं शताब्दी में कुछ प्रारंभिक जनपद मिलकर विशाल राज्य इकाइयों में परिवर्तित हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा गया। प्राचीन ग्रंथों में इन महाजनपदों की अलग-अलग सूचियाँ मिलती है अभी। तो इसने कहा कि स्टार्टिंग में आपके जनपद बन गए, कि लोग कहीं-कहीं समूह बनाकर रहने लगे, उनको जनपद कहने लगे। लेकिन जब बात आई कौन-सी शताब्दी की, आपकी 8वीं और 7वीं शताब्दी सामान्य संवत पूर्व, ठीक है? तो कुछ जनपद जो प्रारंभिक जनपद थे, उन्होंने मिलके क्या बना लिया? एक जनपद बना लिया, संगठन बना लिया, और वो संगठन क्या कहलाया? महाजनपद। और इस प्रकार के कितने महाजनपद बने? 16 महाजनपद बने भी। और ये कहाँ तक फैले थे? उत्तर-पश्चिम में गांधार से लेकर भी। अब देखिए भी, जो उत्तर-पश्चिम में कौन-सा था? गांधार। ये बात आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आपको सबसे उत्तर-पश्चिमी जो आपका था, वो था आपका गांधार, यहाँ इस दिशा में। ठीक है? और पूर्व में कौन-सा बताया इसने? पूर्व में था आपका अंग जनपद। क्या था पूर्व में? अंग जनपद था, तथा मध्य भारत में असमक गोदावरी नदी के निकट विस्तृत थे भी। संभवतः इसके अतिरिक्त अन्य महाजनपद एवं छोटे-छोटे स्वतंत्र जनपद भी रहे होंगे। मेन तो आपके 16 थे भी। इसके अलावा इसने कहा और भी महाजनपद रहे होंगे और छोटे-छोटे जनपद भी बहुत सारे रहे होंगे। लेकिन मेनली हमें जो पता चलता है इतिहास में, वो पता चलता है हमें इन 16 जनपदों का। आपको ये 16 जनपद आपको याद होने चाहिए, इनकी लोकेशन और इनकी राजधानी आपको याद होनी चाहिए भी। एक शब्द आता है परीखा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है परीखा क्या होता है? किले या किलेबंद शहर के चारों ओर एक गहरा और चौड़ा गड्ढा जिसमें पानी भरा होता था भी। मान लेते हैं कि आपका शहर है, आपके शहर के चारों तरफ एक खाई खोद दी गई, उस खाई में क्या पानी भर दिया गया हो भी, ठीक है? वो किस लिए बनाई गई होगी? वो शायद सुरक्षा के लिए बनाई गई, कोई जंगली जानवर वहां पे ना आए, कोई आक्रमणकारी ना आए, क्योंकि उसको पहले क्या है आपका नहर पार करनी पड़ेगी, वो खाई पार करनी पड़ेगी। ठीक है। और एक बात इनमें थी कि यहाँ पे जो प्रवेश द्वार बनाए जाते थे ना, वो छोटे बनाए जाते थे भी। बीड़े बनाए जाते थे, ठीक है, संकरे बनाए जाते थे, तंग बनाए जाते थे। एक शब्द के कितने पर्यायवाची हैं? क्योंकि कि उसमें एकदम से पूरी जनता न आए, अफरा-तफरी न मचे, और उसमें से आना-जाना व्यवस्थित तरीके से हो सके, और जो वहाँ पे पहरेदार है वो उस दरवाजे पे नियंत्रण रख सके। लेकिन बहुत चौड़ा दरवाज़ा कर दिया तो एकदम से बहुत सारी सामान आ सकता है, बहुत सारी जनता आ सकती है। तो इसके लिए दरवाजे क्या तंग बनाए जाते थे भी। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? या आपको परीखा पता चल गया ना? परीखा क्या होती है अभी? क्योंकि वहाँ पे किले होते थे, किले के चारों तरफ या नगर के चारों तरफ भी। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक लोकतांत्रिक ये आपकी परंपराएँ भी। प्रारंभिक लोकतांत्रिक, क्योंकि अब तक कोई शासन नहीं था। हड़प्पा में हमें शासन व्यवस्था का किसी प्रकार का कोई पता नहीं चला, क्योंकि वहाँ की लिपि हम पढ़ नहीं पाए। यहाँ पे आपकी लोकतांत्रिक परंपराएँ स्टार्ट होती है महाजनपद काल में भी। ठीक है? और यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक जनपद में एक सभा या परिषद होती थी, जिसे सभा या समिति कहा जाता था अभी। ये बात आपको, ठीक है? इस परिषद में कुल से संबंधित विषयों पर विचार विमर्श होता था। भारत की सांस्कृतिक जड़ें नामक अध्याय में बताया गया कि ये शब्द सभा एवं समिति सर्वप्रथम वेदों में मिलते हैं। भी ये जो शब्द है ना आपके सभा और समिति, आपके वेदों में इनका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना, जो भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है। संभावना है कि इन सभाओं के अधिकांश सदस्य कुल के वरिष्ठ जन होते थे। ये जो सभा या समिति होती थी ना, इसके जो सदस्य होते थे वो कौन होते थे? जो उस कुल के, उस जनपद के वरिष्ठतम, मतलब कि जो समझदार बुद्धिजीवी होते थे ना, वो इसके सदस्य होते थे। और जो भी निर्णय लेना होता था, ये सभा या समिति लेते थे। राजा से अपेक्षा नहीं की जाती थी कि वह सव्यसाधारी शासन करे, कि राजा का
मर्जी से शासन नहीं होता था। शासन असली किसका होता था? इस सभा या समिति का होता था। एक सदाचारी राजा वह माना जाता था जो मंत्रियों, प्रशासकों तथा सभा समिति से परामर्श लेकर निर्णय लेवी। तो इसने कहा कि एक सदाचारी, सदाचारी मतलब बढ़िया राजा उसे माना जाता था कि जो अपने निर्णय ले, खुद से निर्णय नहीं ले, वो किससे परामर्श ले, किससे विचार विमर्श करे, वो आपका मंत्रियों, प्रशासकों और सभा समिति से परामर्श ले, निर्णय ले। तो ऐसे राजा को बढ़िया माना जाता था। और आज के टाइम में भी ऐसे राजा को ही बढ़िया माना जाता है कि कोई भी राजा हो, किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो, वो अपने निर्णय को अपनी जनता से सुझाव लेके, अपने मंत्रियों से सुझाव लेके, राष्ट्रपति से मतलब सभी जो भी आपके जिनकी ज़रूरत है उनसे सुझाव लेके निर्णय लेगा, तो वही राजा बढ़िया माना जाएगा। तो ये आपकी परंपरा बहुत पुरानी है अभी। ये आपके जनपद हैं अभी। ये क्या है? आपके जनपद है, आपके पास बुक होगी, यदि बुक नहीं है तो आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन आपको मिल जाएगी। तो ये आपके क्या हैं? सारे महाजनपद दे रखे हैं और इनकी राजधानियाँ भी दे रखी हैं। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर बोर्ड पे दिखाई नहीं दे रहा, इनका कलर ही ऐसा है, आपको दिखाई नहीं देगा। कहीं पे लिस्ट होगी तो मैं आपको बता दूँगा, या फिर आपको नोट्स में आपको मैं लिस्ट इनकी दे दूँगा। चीज़ें क्लियर आपकी यहाँ तक? ठीक है। उसने कहा यदि कोई राजा अयोग्य हो तो सभा व समिति की इतनी पावर होती थी कि उस राजा को हटा देते थे कि तेरे बस की बात नहीं है, और राजा बनेगा। मतलब मेन जो शासन होता था मेरे हिसाब से ये सभा व समिति, सभा या समिति ही करती थी भी। ठीक है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कोई यह कोई विधि सम्मत परंपरा थी, क्योंकि हमारे पास इस कालखंड के पूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसने कहा कि ये कोई बात, ऐसी बात भी नहीं कि इसमें कोई कानून बना रखा हो, स्पेशल कोई नियम बना रखे हों, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। बस हमने, ऐसा लगता है, जो इतिहास के साक्ष्य में देखे हैं, जो शब्द हमारे सामने हैं, जो कुछ हम पढ़ पाए हैं, उसके आधार पे हमने जो कुछ समझना चाहा, तो हमें यही बात समझ में आई कि राजा होता था वो निरंकुश नहीं होता था, वो अपनी मर्जी से नहीं कुछ कार्य नहीं कर सकता था। एक बढ़िया राजा उसे माना जाता था जो सभा या समिति या फिर गांव के जो वरिष्ठ जन थे, जनपद के, उनके हिसाब से निर्णय करता था, उनके परामर्श लेकर भी। यदि राजा अयोग्य होता था, सभा या समिति उसको हटा सकती थी भी। अपनी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत महाजनपदों ने जनपदों के मूल सिद्धांतों का विस्तार एवं परिष्कार किया। कुछ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, अर्थात राजा सर्वोच्च अधिकार युक्त होता था, जिसे मंत्री और वरिष्ठजनों की सभा या समिति का समर्थन प्राप्त होता था। तो इसने कहा कि कुछ महाजनपद ऐसे थे जिसमें राजतंत्र था। राजतंत्र मतलब राजा भी सर्वोच्च अधिकारी होता था, लेकिन फिर भी उसको जो परामर्श लेना पड़ता था, सभा या समिति से उसको परामर्श लेना पड़ता था भी। ठीक है, मतलब सभा या समिति कहेगी उसको राजा बना दिया जाएगा। ये चीज़ आपकी क्लियर हुई? कोई डाउट आपको? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अब तक तो। ठीक है। राजा का पद सामान्य वंशानुगत होता था भी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि जो राजा का पद था ना, वो वंशानुगत होता था, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा भी। ठीक है। जो आपके राजा के कार्य होते थे वो क्या थे? यहाँ से आपसे राजा का कार्य पूछ सकता है कि महाजनपद काल में राजा के क्या कार्य थे? राजस्व संग्रह करना, शासन व विधि व्यवस्था बनाए रखना, राजधानी में सुदृढ़ प्राचीरें, परी परीखाएं, समझ गए ना? अब यहाँ से परीखाएं क्या होती है? जो खाई बना जाते हैं ना चारों तरफ, एक किले की तरफ या नगर के चारों चारों तरफ, उसको परीखा बोलते हैं। परीखाएं बनवाता था अपने राज्य की रक्षा हेतु सैन्य बल का संचालन करना, और परिस्थिति के अनुसार समीपवर्ती राज्यों से युद्ध करना उसका क्या होता था? ये उसके सारे दायित्व मैंने आपको बता दिए। एक बार थोड़ा सा बैक करके दोबारा देख लेना कि राजा के क्या-क्या दायित्व होते हैं। अब देखिए, मगध जो वर्तमान बिहार में स्थित था, कौशल उत्तर प्रदेश का भाग, अवंती वर्तमान मध्य प्रदेश, ये सब उस काल के शक्तिशाली महाजनपद थे। 3 महाजनपद है, इनकी लोकेशन आप याद रखिए। आपको कौन-कौन से महाजनपद आपके लिए इम्पोर्टेंट है? एक तो इनकी दिशाएँ भी, जैसे आपका उत्तर पश्चिम में गांधार बता दिया था, पूर्व में आपका क्या बता दिया था? अंग बता दिया था। इसी प्रकार आपको दक्षिण में और पश्चिम में जो सीमाएँ हैं वो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक आपको इम्पोर्टेंट मेन है, ये आपको याद रखने भी। अब आपका सबसे मेन क्वेश्चन, हाई क्वालिटी क्वेश्चन जो बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 2 महाजनपद है, वज्जी और उसके समीपवर्ती राज्य मल्ल की शासन पद्धति भिन्न थी। इन सब में जो बाकी बच गए ना, इन सब में क्या थी? राजतंत्रात्मक थी। लेकिन जो आपके मल्ल और वज्जी हैं, इसमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? इसमें थी आपकी गणतंत्रात्मक। क्या थी? गणतंत्रात्मक भी।
इसमें सभा में अथवा इन महाजनपदों में सभा एवं समिति को अधिक शक्तियां प्राप्ति तथा यहाँ सभी महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श आवश्यकता अनुसार मतदान द्वारा निर्णय लिए जाते थे। इसमें निर्णय किसके द्वारा? मतदान के द्वारा। और जहां मतदान होगा उस प्रणाली को क्या बोलते हैं? गणतंत्रात्मक प्रणाली बोलते हैं। और इसमें क्या था कि राजा का चयन भी सभा एवं समिति द्वारा किया जाता था। और पीछे के जो हमने पढ़ते आए बाकी महाजनपद थे उनमें राजा का बेटा राजा बनता था। इसका तात्पर्य यह है कि ये महाजनपद राजतंत्र नहीं बल्कि गण अथवा संघ के रूप में कार्य करते थे। इनकी शासन प्रणाली को गणतंत्रात्मक प्रणाली कहा जा सकता है क्योंकि इनमें सभा के सदस्य ही राजा का चयन करते थे, प्रमुख निर्णयों का निर्धारण करते थे। वास्तव में विद्वानों ने इन महाजनपदों को वज्जी और मल को प्राय प्रारंभिक गणराज्य कहा है भी। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछ लेगा ना प्रारंभिक गणराज्य कौन से हैं, तो आपके टाइम टाइम फीस हो जाएगी क्योंकि आपने कभी डिटेल से इन शब्दों के बारे में पढ़ा ही नहीं। डाटा वही है, बस आपको हेर फेर के ही पूछेगा भी। प्रारंभिक गणराज्य से आप क्या समझते हैं, तो आपको बता देंगे कि जब हम महाजनपदों का निर्माण हुआ तो आपके मल और वज्जी में क्या था कि राजा का चुनाव प्रजा के द्वारा सभा या समिति के द्वारा होता था, ठीक है। और वो मतदान करके राजा का चुनाव करते थे। इस प्रणाली को प्रारंभिक क्या गणराज्य कहा गया है, क्योंकि ये विश्व की सर्वप्रथम गणतंत्रात्मक प्रणालियों में से एक थी भी। ये देखिए आपके ये अवशेष मिले हुए हैं भी। ये आपके वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी में एक भवन समूह के अवशेष है। आपको इस प्रकार के अवशेष आपको दिखाई देंगे। कुछ अन्य नवीन प्रयोग भी क्या है? कुछ अन्य नवीन प्रयोग। तो ये काल क्या था? गंभीर युग परिवर्तन हो रहे थे। युग समय का बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा था कि आपके एक तो सारे अदर इधर रहने वाले लोग एक साथ रहने लगे जनों में, फिर जनपद बन गए, फिर आपके महाजनपद वो बन गए भी। जन मतलब लोग पहले वो आपके जनपद में रहने लगे, जब समूह में एक साथ रहने लगे ना उनको जनपद, फिर कुछ जनपद मिलके क्या बन गए? महाजनपद। टोटल महाजनपद कितने? 16 भी। फिर क्या हुआ कि इस समय के दौरान भी बहुत सारे परिवर्तन काल आए जो वर्तमान समय तक भारतीय सभ्यता को प्रभावित कर रहे हैं भी। तो इस कालखंड के दौरान क्या क्या हुआ महाजनपदों के दौरान? तो इस काल के दौरान हमने पढ़ा था उत्तर वैदिक, बौद्ध, जैन इत्यादि अनेक नवीन विचारधाराओं का उदय हुआ। उसे संबंधित अनेक ग्रंथों की भी रचना हुई भी। इस समय के दौरान महाजनपद का एक काल था। इसी के दौरान आपका बौद्ध धर्म का जन्म हुआ। इसी दौरान आपका जैन मत है, इनको मत विचारधारा माना गया भी। और बहुत सारे ग्रंथों का भी रचना इसी समय के दौरान हुई थी, महाजनपद के दौरान भी। इन विचारों को विद्वानों, भिक्षुओं के द्वारा भारतवर्ष में यात्रा करते हुए अथवा तीर्थ यात्राओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया। चाहे वो आपका वैदिक मत हो, चाहे आपका बौद्ध मत हो, चाहे आपका जैन मत हो। तो इसके जो भी इसके उपासक थे उन्होंने इसका प्रचार किया अलग अलग प्रकार से, कई बुक को लिखकर, कई यात्राएं करके अलग अलग प्रकार से किया भी। इस समय भारतीय कला का भी नवीनीकरण हुआ जो आगे चलकर साम्राज्य काल में पुष्पित पल्लवित हुई भी। भारतीय कला का भी विकास हुआ था। नगरीकरण तकनीकी के बिना संभव नहीं है भी। तकनीक मतलब आपकी टेक्निक आपके पास नहीं होगी ना, ठीक है, तो उसके बिना क्या है? संभव नहीं है आपका भी नगरीकरण। हमने पूर्व में देखा कि हड़प्पा सभ्यता लोग ताम्र और कांस्य की धातु कला में दक्ष थे। अब इस द्वितीय नगरीकरण की प्रक्रिया में क्योंकि तकनीक मतलब आपके पास धातुएं होनी चाहिए, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए आपके पास कुछ चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो उनके पास जो आपके हड़प्पा वाले थे उनके पास कौन सी धातुएं थी जिन्होंने औजार वगैरह ये बनाए? उनके पास था ताम्र और कांसा। लेकिन इनके पास क्या आया? तो इनके पास आया लौह निष्कर्षण और उसका आकार देने की विधियां विकसित हो चुकी थी द्वितीय सहस्त्र शताब्दी कि इस समय क्या था? लोहे का इन्हें ज्ञान हो चुका था और ये लोहे को शुद्ध करना और लोहे के औजार बनाना सीख चुके थे इस समय में। और लोहे का उपयोग कुछ शताब्दियों बाद व्यापक हुआ भी। द्वितीय सहस्त्र शताब्दी सामान्य शब्द पूर्व के अंत तक लोहे के उपकरण कृषि में प्रयुक्त होने लगे। कश्ती का विस्तार हुआ। लोहे के हथियार जैसे तलवार है, भाले, तीर डाल, ये सब कांसे की तुलना में अधिक हल्के, तिरव और प्रभावशाली सिद्ध हुए भी, ठीक है। इस काल में युद्ध के भी प्रमाण मिलते हैं जो संभवतः विभिन्न महाजनपदों के मध्य हुए होंगे। तो इसने कहा इन्होंने लोहे को
लोहा इन लोगों के लिए वरदान साबित हुआ क्योंकि ये जंगलों को साफ करके वहाँ रहने लगे, लोहे के औजार बना दिए, यहाँ तक कि हथियार भी लोहे के उन्होंने बना लिए। अब हथियार बना लिए तो युद्ध भी होगा। उसने कहा कि हमें यहाँ पर युद्धों के भी प्रमाण लगते हैं, मिलते हैं। और युद्ध किसके बीच हुए होंगे? यही तो थे, और कोई बाहरी लोग तो तब तक आए ही नहीं थे। तो इन महाजनपदों के आपस में युद्ध भी हुए होंगे। उनकी बारंबारता या भीषणता स्पष्ट नहीं कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से हुए, कितनी बार, कितने किस-किस के बीच में युद्ध हुए, इतना बारे हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चलता कि युद्ध हुए थे, वो तो कितने भीषण हुए होंगे भी। इन युद्धों और कभी-कभी होने वाले गठबंधनों के कारण नए राज्य और साम्राज्य अस्तित्व में आए, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे भी। चीज़ें क्लियर हुई कि आगे हम पढ़ेंगे कि इनके युद्ध के कारण नया राज्य बन गया, कोई मित्रता के कारण नया राज्य बना, तो उनकी जिक्र हम आगे करेंगे। पहले हम बात करते हैं सिक्कों का प्रयोग। कि भारत में पहली बार सिक्कों का प्रयोग एक नवाचार था वे। नई चीज़ अब शुरुआत हो रही थी सिक्कों का प्रयोग, तो भारत के विस्तार ने मुद्रा सिक्का की आवश्यकता को जन्म दिया भी। शीघ्र ही ये सिक्के भारत के विभिन्न भागों में, यहाँ तक कि विदेशों में विनिमय हेतु प्रयोग होने लगे। विनिमय मतलब लेन-देन के लिए प्रयोग होने लगे। भारत के प्रारंभिक सिक्के चांदी के बने होते, जो एक नरम धातु है भी। भारतीय इनमें धातु आहत कर अंकित किया जाता था भी। तो इसने कहा कि आहत सिक्के स्टार्टिंग में चले थे आपके, और वो चांदी के होते थे। आहत मतलब कि उस पे ऐसे कोई, मान लो कि ये पेन है, इसको गर्म किया और चांदी के सिक्के पे लगा दिया तो उसमें खांचा बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्या उन सिक्कों पर चिन्ह लगाए जाते थे भी। इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। कालांतर में भी, उसके बाद भी तांबा, सोना तथा अन्य धातुओं के सिक्के बनने लगे। सामान्यतः प्रत्येक महाजनपद अपनी स्वतंत्र मुद्रा जारी करता था, परंतु व्यापार में समीपवर्ती राज्यों की मुद्राएं भी प्रचलित थी तथा परस्पर विनिमय में प्रयुक्त होती थी। ये कहता है कि प्रत्येक महाजनपद ना अपने-अपने सिक्के जारी करता। जैसे अब आप समझने में दिक्कत होगी, जैसे भारत का रुपया है, पाकिस्तान ने भी अपनी मुद्रा जारी कर रखी, बाकी जो अन्य देश है, श्रीलंका है, भूटान, अमेरिका, सबने अपनी मुद्रा जारी कर रखी है। तो क्या था, उसी प्रकार हर महाजनपद ने अपने सिक्के चलाए थे। लेकिन जो समीपवर्ती थे, 2 राज्य की अगर सीमाएँ लगती हैं, तो उसने कहा था, क्या बताया इसने, यहाँ पे देख लो, ये आपके 2 जनपद हो गए भी। आपके क्या हो गए, 2 जनपद हो गए। इसकी मुद्रा ए है, इसकी मुद्रा बी है। तो ए राज्य में भी क्या था कि बी से आपके पास बी है, तो उससे भी आप कुछ खरीद बेच सकते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर भी ए से आप खरीद बेच सके, मतलब कि जो पड़ोसी राज्य होते थे, वो एक दूसरे की मुद्रा को क्या कर देते, अलाउ कर देते थे कि यहाँ के सिक्के यहाँ चल जाएंगे। कोई इतनी बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं होती थी भी। अब हम बात करते हैं वर्ण जाति व्यवस्था भी। क्या है? वर्ण जाति व्यवस्था किस प्रकार से हुई? हमने पहले देखा सभ्यता के उदय के साथ-साथ मानव समाज और अधिक जटिल होता गया। जब कभी भी ऐसा होता तो समाज विभिन्न समूह में संगठित कर लेता है। कई व्यवसाय के आधार पे, कई लोग जाति के आधार पे, काम के आधार पे। इसने कहा कि स्टार्टिंग में मानव का जो था ना, मानव था वो बिल्कुल सरल तरीके से रहता था, कोई जाति-पाति नहीं था, जैसा मन में आए वैसा कीजिए, नियम से आप रहिए भी। लेकिन जैसे-जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे-वैसे जो व्यवस्था थी ना, जटिल होती गई, मुश्किल होती गई भी, ठीक है? कभी भी ऐसा होता है तो स्वयं को विभिन्न समूह में विभाजित कर लेता। जैसे वर्ग है आपका, व्यवसाय के आधार पे, किसी आधार पे, वो क्या, वो अपने आप को क्या कर लेता, मानो एक समूह बना लेता अलग से भी। जैसे आपके गांव में बताओ, जैसे पढ़ने वाले छात्र, जैसे क्रिकेट खेलने वाले छात्र अलग ग्रुप बना लेंगे, आपको पता लग जाएगा। शराब पीने वाले अपना अलग ग्रुप बना लेंगे, ठीक है? तो मनुष्य क्या करता है कि अपना समूह बना लेता है किसी न किसी तरीके से। चाहे आपके वो अ, कुछ सामान ढोने वाले, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, कुछ काम करने, उसने कहा कि मानो किसी न किसी प्रकार अपना ग्रुप बना लेगा भी, ठीक है? तो उदाहरण के लिए जो शासन प्रशासन का काम सँभालते थे, उनका अलग ग्रुप हो गया, धर्म का काम करने वाले अलग हो गए, शिक्षा का अलग ग्रुप हो गया। तो इस प्रकार लोगों ने अलग-अलग क्या बना लिए, ग्रुप बना लिए भी। एक आदर्श समाज में ये सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं भी। आदर्श समाज, एक अच्छा समाज होता है ना, सभी एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि एक से काम नहीं चलता भी। पूरक क्या होता है, उस चीज को पूरा करे भी। यदि आपकी दुकान है भी, ठीक है, आप पढ़ाते हैं, डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है, एक टीचर है, ये क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं भी। क्योंकि पढ़ाई से डॉक्टर बनेगा, जब वो बीमार होगा तो उसकी मेडिसिन देगा ना उसको, टीचर को भी। तो ये क्या है, एक दूसरे के पूरक
हम सभी मिलकर एक पूरक समाज का निर्माण करते हैं, कोई अकेले व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, तो इसको क्या बोलते हैं पूरक भी। हमारे जीवन में देखिए हमें दूध वाले की ज़रूरत पड़ती है, हमें फिर सब्ज़ी वाले की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? अगर हम नहीं होंगे तो वो सामान किसको बेचेगा? तो इसलिए क्या है सभी एक-दूसरे के पूरक हैं भई। तो इसने कहा कि एक-दूसरे तथा समरसता से कार्य करते, परंतु अधिकांशतः ये विभाजन असमानताओं को भी जन्म देते, जैसे कुछ समूह। तो इसने कहा वैसे तो ये एक-दूसरे के पूरक हैं भई। क्या हैं? एक-दूसरे के पूरक है, कोई बड़ा इसमें अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है? अगर सफाई वाला नहीं होगा तो भी हमारा काम नहीं चलेगा। आ रही है ना? अगर सफाई वाला कहेगा काम नहीं करूँगा तो आपका काम कैसे होगा, सफाई कैसे होगी? तो सबका अपना-अपना काम था, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ अभी? इसका परिणाम ये हुआ कि कुछ लोगों ने अपने आप को श्रेष्ठ समझ लिया कि जैसे थोड़े से कोई ना कोई काम तो किसी को करना पड़ेगा। कपड़े धोने किसी न किसी को पड़ेंगे, ये नहीं कि आप मैले कपड़े पहन लेंगे भी, ठीक है? आपके जूते भी किसी को बनाने पड़ेंगे, आपकी गलियाँ भी किसी को साफ करनी पड़ेगी, तो किसी न किसी व्यक्ति को तो काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि इस प्रकार से काम जब बँटे ना, मेरी बात ध्यान से समझना अभी। स्टार्टिंग में आप सब लोग एक जैसे थे। आपके अंदर कोई जाति-पाति नहीं थी, जाति-पाति बाद में थी। अब भी ये मत कहना कि मैं उस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, मैं ऊँची जाति का हूँ, मैं नीची जाति का। ये तो बाद में काम के आधार पे बनाई गई थी। स्टार्टिंग में बिल्कुल आप एक परिवार थे भी, सभी। परंतु अधिकांशतः ये विभाजन असमानताओं को जन्म दे, जैसे कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक संपत्ति, शक्ति या प्रभाव प्राप्त कर लेते हैं कि आप मान लो कि एक सफाई करने वाला है, तो उसकी जो तनख्वाह होगी वो कम होगी। जो एक शासन संबंधी काम करेगा उसकी तनख्वाह ज़्यादा होगी, तो उसको ज़्यादा रुपए प्राप्त हो गए, तो खुद को उच्च समझने लगा, ऊँचा समझने लगा और उनको छोटा। दूसरे शब्दों में कहें तो समानता एक ऐसा आदर्श है जिसकी प्राय मानव ने कल्पना की है, परंतु शायद ही कोई समाज इसे पूरी तरह प्राप्त कर सका हो। उसने कहा कि समानता तो क्या है कि सभी बराबर रहें, लेकिन किसी समाज में ये चीज़ लागू अभी नहीं हुई कि समान होवे। भारतीय समाज 2 अवस्थाओं में संगठित था। पहला वर्ग था जाति। जाति एक ऐसा समुदाय या समूह था जिसके सदस्य किसी विशेष पेशे या आजीविका से जुड़े होते, जैसे कृषि, धातुकर्म, वाणिज्य या किसी हस्तकला में दक्षता। तो एक था आपका जाति भी। जाति किस प्रकार से आया? फिलहाल मान लीजिए कोई जाति नहीं है, सभी लोग सभी कार्य कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है अभी। तो उसने कहा अब देखिए किस प्रकार से आप एक थे भी। ये आपके 4 भाई हैं। क्या हैं आपके? ये 4 भाई हैं, चारों भाई हैं, ठीक है? ये आपका लोहे का काम करने लगा। ये आपका घड़े बनाने लगा, ठीक है? ये कपड़े सिलने लगा, ये और कुछ काम करने लगा। तो इसने कहा फिर आपको क्या हुआ कि इसको क्या घड़े का काम बनाने का काम करने लगा, उसको कुम्हार कहने लगे। जो लोहे का काम करता था उसको क्या बोलने लगे? लुहार बोलने लगे। तो इसने कहा कि वो जाति किसके आधार पे पड़ी? उनके काम करने के आधार पे जाति का नामकरण हुआ है, तो उसके आधार पे ये हुआ अभी। यह कौशल पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता गया और प्राय एक जाति के भीतर और उपजातियां होती हैं जिनके अपने रीति रिवाज, जैसे विवाह के नियम, धार्मिक अनुष्ठान हो या भोजन की परंपराएं अलग अलग होती। फिर इन्होंने क्या किया कि ये पहले तो नाम था, फिर उनकी जाति ही ये बन गई भी। ठीक है, आज आप जैसे आपका शिक्षक है भी, कोई आपका टीचर लग गया, उसको मास्टर बोलते हैं ना, फिर उसका बेटा भी पढ़ाने लगेगा, तो फिर वो मास्टर मास्टर ऐसे करके उसकी जाति ही मास्टर बना दी। तो इसी प्रकार सेम वो स्टार्टिंग में क्या था, कुम्हार था, ठीक है, जो घड़े बनाने का काम करता था। फिर ऐसी अवस्था आएगी कुम्हार का बेटा घड़े ही बनाएगा, तो इस प्रकार की अवस्था चलती गई, तो उसकी जाति ही क्या हो गई, कुम्हार हो गई। स्टार्टिंग में उसकी कोई जाति नहीं। तो अब आपको समझ में आ गया ये जातियों की शुरुआत कहाँ से हुई, कि वो विशेष काम के कारण उनकी जाति का नामकरण ये हुआ। दूसरी श्रेणी थी वर्ण, जो वैदिक ग्रंथों से उद्भूत एक अवधारणा थी। वर्ण 4 प्रकार के माने गए। ब्राह्मण जो ज्ञान को सुरक्षित रखने और उसका प्रचार प्रसार करने और यज्ञ आदि धार्मिक कर्तव्य करने में लगे रहते थे। और दूसरा विभाजन का एक किस प्रकार बटे हुए थे, जाति में। जाति किसके आधार पे थी, उनके काम के आधार पे कि वो काम क्या करते हैं। और दूसरा वो बटे हुए थे किसके आधार पे, वर्ण व्यवस्था के आधार पे। और वर्ण आपको 4 बताए हैं। पहला वर्ण आपका ब्राह्मण था, दूसरा आपका क्या था, क्षत्रिय था भी। क्या था, क्षत्रिय, जिसका कार्य समाज और देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध करना था। वैश्य का काम क्या था, जिनका कार्य समाज की समृद्धि बढ़ाना था, जैसे व्यापार, व्यवसाय, कृषि और शूद्र, ठीक है? ये इसके कृषि करना भी देखिए वैश्य का काम था। आप अब तक आप समझते थे जो खेती करना है वो आपका किसका काम, शूद्र का काम है। लेकिन खेती करना, व्यापार और व्यवसाय शूद्र का काम था, सॉरी वैश्य का काम था। शूद्र का क्या काम था, तो शिल्प कला भी।
निर्माण, सेवा या अन्य कार्यों में संलग्न रहते थे। बाकी के जो कार्य करते थे वो कौन करता था? शूद्र करता था अभी। आपको आ गई बात समझ में? अब शूद्र शब्द को ही क्या है इन्होंने समझ लिया है, एक ऐसा शब्द समझ लिया कि जो असमानता आपका कहलाता है, इसका एक शब्द आपने निर्माण कर लिया है कि शूद्र क्या होता है, कि अछूत को आपने शूद्र मान लिया। लेकिन किसी न किसी का को तो काम करना था। जो आपके ये हैं भी, आपके नाई है, कुम्हार है, ये सारे जो भी आपके मिस्त्री है वगैरह, ये सब क्या हैं? शूद्र हैं, इसके हिसाब से। जो टीचर ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब क्या है आपकी शूद्र में आती है। जो आपके सारे अध्यापक अगर पहले वाली व्यवस्था कर दें ना, तो आप देखिए आप किस जाति में आते भी, कौन-सी वर्ण व्यवस्था में आते थे, कि आपके जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सारे ब्राह्मण होते। जो फौज में है ना, वो सारे क्षत्रिय होते। आपको आ रही बात समझ में? जो बाकी जो मिस्त्री है, आपका टेलर है, ड्राइवर है और कुछ सारे हैं, ये किस में आते? ये शूद्र में आते। और जो खेती करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो आपके वैश्य में आते। तो ये देखिए आज के ज़माने में वर्ण व्यवस्था होती तो। रिवीजन करवाना था, लेकिन माहौल ऐसा बनता है कि आपका बहुत अच्छे से लेसन ये कवर होता जा रहा है अभी। ग्रंथों और अभिलेखों से मिले ऐसे प्रमाण हमें मिले जिससे ये लगता था कि उस समय अपना जो था ना, अपना व्यवसाय वो बदल सकता था, मतलब अपनी जाति बदल सकता था। ठीक है? आज वो मिट्टी का कार्य करता, घड़े बनाने का कार्य करता था तो उसको कुम्हार बोलते थे। ठीक है? लेकिन आगे चल के उसका जो बेटा था वो और कोई कार्य कर सकता था। वो अगर पढ़ाने लगा ना, तो वो आपका शिक्षक कहलाएगा, वो उसका पेशा उसका बदल जाएगा। ये बोल रहा है इसके अनुसार भी। ठीक है? और जैसे आपका समुदाय अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवसाय को बदल लेते। उदाहरण के लिए लंबे समय तक पड़े अकाल या प्राकृतिक आपदा के कारण कृषक समुदाय अपने क्षेत्र से नगर की ओर पलायन करना पड़ता था और उन्हें अन्य व्यवसाय अपनाने पड़ते थे। अब मान लेते हैं कि खेती करने लगा, फिलहाल क्या वो वैसे खेती कर रहा है, लेकिन अकाल पड़ गया, 3-4 साल उसकी फसल नहीं हुई, तो वो शहर में गया, शहर में कोई नौकरी करेगा तो क्या हो जाएगा? वो शूद्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शूद्र बन जाएगा। यदि उसने घड़े बनाने का काम किया तो कुम्हार कहलाएगा। ए, आपको आ रही बात समझ में? कुछ ब्राह्मण व्यापार यहाँ तक कि कुछ सैनिक कार्यों में भी प्रवृत्त हो जाते थे, अलग अपने पेशे बदल जाते थे। ब्राह्मण थे वो आपके क्या थे? क्या बन जाते थे? सैनिक बन जाते थे, वो क्षत्रिय कहलाने लगते थे। व्यापार करते तो वैश्य बन जाते, मतलब कि कोई फिक्स नहीं था कि ये वैश्य है, कि इसका बेटा वैश्य ही होगा, आपका होगा। मतलब परमानेंट थप्पा नहीं था। अपनी मर्ज़ी से काम को चुनिए और अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ उसको बोली जाती थी। यह जटिल प्रणाली भारतीय समाज की रचना में सहायक रही, जो समाज की गतिविधियाँ विशेषतः आर्थिक गतिविधियों को संगठित करने में उपयोगी रही। इसे समाज में कुछ हद तक स्थिरता प्रदान की हुई। किंतु समय के साथ यह प्रणाली कठोर होती चली गई, जिससे निम्न जातियों और उच्च समुदाय के प्रति असमानता और भेदभाव बढ़ा, जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर माने गए। इस प्रक्रिया का अध्ययन आगे की कक्षा में किया जाएगा अभी। ठीक है, तो इसने कहा कि इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने जो ज़्यादा पैसा कमा लिया, ज़्यादा थोड़े से तरक्की कर ली, वो अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगे और उन्होंने कहा कि जो छोटे थे, ठीक है, जो गरीब रह गए, उनको उन्होंने अछूत कहना स्टार्ट कर दिया। वो खुद से क्या दूसरों को नीचा समझने लगे भी। ये देखिए कि किंतु समय के साथ यह प्रणाली कठोर होती चली गई, जिसे निम्न जातियों या उन समुदायों के प्रति असमानता और भेदभाव पड़ा, जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर माने गए भी। कि किनके प्रति? जो वर्ण जाति व्यवस्था से बाहर माने गए भी। इस प्रक्रिया का अध्ययन आगे की कक्षा में किया जाएगा। अभी आपके दिमाग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर चला जाएगा, लेकिन अब आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। धीरे-धीरे फिर क्या हुआ कि जो बुद्धिमान है, मान लीजिए कि मैं खुद से ही लेता हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया कि इस प्रकार की व्यवस्था बनाने की कोशिश करूँगा कि मेरा बेटा है वो भी पढ़ाए, अच्छा ही कार्य करे भी। ठीक है? तो जो आपका शक्तिशाली वर्ग था ना, उन्होंने इस व्यवस्था को फिक्स कर दिया। कि जो काम करेगा ना उसका बेटा वही काम करेगा, मतलब अब चेंज नहीं हो सकता अपनी मर्जी से, उसको वही काम करना पड़ेगा और यही से आपकी जातियां फिक्स होती गई भी। ठीक है? वर्ण जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। पीढ़ियों से अनेक विद्वानों इसके असंख्य पहलुओं का अध्ययन किया है कि अलग अलग जो विद्वान आए उन्होंने इन जातियों के बारे में अध्ययन किया, अलग अलग इसकी चीजें जानी है। यह आम सहमति की प्राचीन काल में व्यवस्था अपेक्षाकृत भिन्न थी, कि प्राचीन काल में ना ये व्यवस्था भिन्न थी भी, लचीली थी, मतलब आप अपनी जाति बदल सकते थे। समय के साथ विशेषकर
ब्रिटिश शासनकाल में अत्यधिक कठोर हो गई। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्ण जाति व्यवस्था भारतीय समाज में कार्यरत एक प्रमुख व्यवस्था रही है, परंतु यह एकमात्र सामाजिक व्यवस्था नहीं रही है। अनेक व्यवस्थाएं भी अस्तित्व में थी, जिनका अध्ययन हम आगे के अध्याय में विशेषकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर और ज्ञान परंपराएं में करेंगे। इसने कहा कि सिर्फ जाति व्यवस्थाएं नहीं थी। व्यवस्था क्या होती है, जो शासन चलाता है ना, शासन में अलग-अलग प्रकार की व्यवस्थाएँ होती है। ये कहता है कि सिर्फ़ जाति व्यवस्था नहीं थी, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएँ थी हमारे समाज में, जिनका अध्ययन हम आगे के अध्यायों में करेंगे, और जाति व्यवस्था को और अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश करेंगे भी। ठीक है, अब है भारत के अन्य भागों में विकास, कि भारत के अन्य भागों में विकास किस प्रकार से हुआ, चीजें घटित हुई। प्रथम, ये तो हमने नगरों के बारे में पढ़ा है कि प्रथम सहस्त्र शताब्दी में व्यापार, तीर्थयात्रा, सैन्य अभियान आदि के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संचार मार्ग विकसित विकसित हुए। तो इस काल में क्या हुआ कि संचार मार्ग आपके विकसित हुए, चाहे वो तीर्थयात्रियों के बने हो, चाहे युद्ध लड़ने के लिए बने हो, चाहे वो व्यापार करने के लिए। तो एक तो ये आपके संचार मार्ग विकसित हुए। तो दो मार्ग थे आपके, उत्तरापथ और दक्षिणापथ, विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे, जिनका उल्लेख साहित्य में मिलता है। प्रथम मार्ग उत्तर पश्चिम भी, उत्तरापथ, और ये पश्चिमा जो आपके ये ना दक्षिणापथ, ये आपको याद होने चाहिए भी। ये आपके जो महाजनपद काल है, इसके महत्वपूर्ण दो मार्ग भी, उत्तरापथ मार्ग भी जो सबसे पहला मार्ग है भी, ये था आपका उत्तर पश्चिम से और आपके गंगा के मैदानों से वहां के पूर्वोत्तर भारत को जोड़ता था। दूसरा मार्ग कौशाम्बी, जो उस समय महाजनपदों की एक राजधानी थी, प्रयागराज के पास है कौशाम्बी। वहां से प्रारंभ होकर विंध्य पर्वत श्रृंखला को पार करते हुए दक्षिण भारत की ओर जाता था। एक आपका दक्षिणापथ और एक उत्तरापथ। जो आपका उत्तरापथ था वो कहाँ से, उत्तर पश्चिम से लेकर पूर्वी भारत को जोड़ता था, और जो दक्षिणापथ था वो कौशाम्बी से लेकर आपका दक्षिण भारत की ओर जाता था, विंध्य पर्वत को पार करते हुए। ये चीज आपको समझ में आ गई? चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी? जब हम भारत के साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, तब इन मार्गों को और विस्तार से चर्चा करेंगे। विस्तार से आपको बता दिया कि उत्तर पश्चिम से पूर्व भारत की ओर, और आपका कौशाम्बी से आपका नीचे दक्षिण की ओर ये जाएगा, दक्षिणापथ। इसके अलावा और भी समानांतर मार्ग थे जो भारत को आपस में जोड़ते थे, एक भाग को दूसरे भाग से जोड़ते, विशेषकर पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तटों के महत्वपूर्ण बंदरगाहों को, जो व्यापार के सक्रिय केंद्र थे। पूर्वी क्षेत्र में कई प्रमुख नगर उभरे भी, बहुत सारे प्रमुख नगर भी आपके उभरे, जो आपके पूर्वी क्षेत्र में भी, जैसे शिशुपालगढ़ है, वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है, भुवनेश्वर कहा जाता है, जो उड़ीसा में है, जो कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी भी। जो शिशुपालगढ़ है ना, वो क्या था, आपका कलिंग क्षेत्र की राजधानी थी। ये आपको नाम याद रखना, भुवनेश्वर उड़ीसा। यह नगर एक सुनियोजित वर्गाकार आधार रचना पर बना, जिसमें सुदृढ़ दुर्ग और चौड़ी पक्की सड़कें थी। भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्रों में नगर निर्माण की प्रक्रिया 400 सामान्य संवत पूर्व के आसपास हुई। ये आपके दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं अब, ठीक है। यद्यपि नवीनतम पुरातात्विक उत्खननों में यह संकेत मिलते हैं कि, ये देखिए भैया आपका, ये आपका यहाँ पे दिया हुआ शिशुपालगढ़ आपका भुवनेश्वर, जो कलिंग की राजधानी 1948 प्रथम बार उत्खनित हुआ, 1948 में इसको खोदा गया। तो दुर्ग की प्राचीन दीवारों के मध्य स्थित है। ये आपका नगर में प्रवेश करने वाले द्वारों में से एक, जो दुर्ग की प्राचीर के मध्य स्थित है। द्वार के बाहर जल से भरी हुई परीखा खाई देखी जा सकती है। ध्यान दें कि सोच समझकर संकरा बनाया गया, जिससे लोगों को सामान की आवाजाही पर नियंत्रण हो सके भी। ये आपका मार्ग है भी, ठीक है। ये क्या है, आपका मार्ग है भी, यहाँ से जाने के लिए देखिए, तो देखिए आप कितना संकरा मार्ग है ये भी। ये शायद आपकी ये परीक्षा वगैरह आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये यहाँ से पीछे से घूम के इस प्रकार से एंट्री वगैरह इसकी होगी। तो ये बहुत संकरा था, ताकि मैंने आपको बताया कि ताकि नियंत्रण रखा जाए। यदि रास्ता चौड़ा होगा तो बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएंगे, ठीक है, बहुत सारा सामान आ जाएगा, आपके वो पहरेदार दो होंगे, तो क्या किसको कंट्रोल में करेंगे। रास्ता पतला बना दिया, धीरे धीरे लोग आए और एक एक करके आए। ये बात को मैं आपको पहले ही समझा चुका भी। एक आपको टाइमलाइन दी हुई है शायद पहले। ये देखिए भई, आपकी हड़प्पा सभ्यता थी 1900 सामान्य संवत के आसपास आपकी समाप्त हो गई थी, ठीक है? तो उसके बाद आपके जनपद का विकास यहाँ 1200 से होना स्टार्ट हुआ, 12 जनपद हुआ, और ये आपका यहाँ पे आने के बाद लगभग 800 से ये किसमें कन्वर्ट हो गए, आपके महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। कहाँ हो गए? महाजनपद में कन्वर्ट हो गए। ये आपकी समय रेखा आपकी भी, ठीक है?
व्यापारिक गतिविधियां इस काल में महत्वपूर्ण थी। इसी कालखंड में दक्षिण भारत में 3 प्रमुख राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य भी। कौन से थे? चोल, चेर, पांड्य महाजनपद वाले समय पे उपस्थित थे आपके दक्षिण भारत में भी। पुरातात्विक साक्ष्यों के अतिरिक्त प्राचीन तमिल साहित्य में इन राज्यों और उनके राजाओं का उल्लेख मिलता है। जो पुरातात्विक साक्ष्य हो ना, जो आपके उसके अलावा क्या थे कि जो आपका तमिल साहित्य है, उसमें भी इन राज्यों के क्या हमें प्रमाण मिलते हैं कि राज्य उस समय थे भी। दक्षिण क्षेत्र बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य रत्नों, स्वर्ण व सुगंधित मसालों जैसे संसाधनों से समृद्ध थे। उन्हें न केवल संपूर्ण भारत बल्कि विदेशी राज्यों साम्राज्यों के साथ भी लाभप्रद व्यापार किया इन्होंने, चोल, चेर, पांड्यों ने। और दक्षिण भारत में क्या क्या चीजें प्रसिद्ध थी? बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य रत्न, श्रवण तथा सुगंधित मसाले थे, ठीक है? और विदेशों के साथ भी वो क्या करते थे? व्यापार करते थे। 300 या 200 सामान्य संवत पूर्व के लगभग उत्तर पूर्वी प्रदेश संपूर्ण उपमहाद्वीप एक परस्पर जुड़ा हुआ जीवंत भूभाग बन चुका था। उसने कहा कि स्टार्टिंग में तो अलग-अलग रहते थे, लेकिन ये 300 या 200 सामान्य संवत पूर्व, जब ये मान लीजिए आपका अशोक का शासनकाल आएगा ना, मौर्य काल, ठीक है, मौर्य वंश आएगा, उस समय ये क्या थे? आपस में एक दूसरे से जुड़ चुके थे, पूरा भारत भी। वस्तुएं और संस्कृति एक से दूसरे क्षेत्र में तथा कई बार भारत से बाहर मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया तक भी पहुंची। इसने कहा कि वस्तु व्यापार स्टार्ट हुआ ना, तो वस्तुएं आपकी पूरे भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंची। और आपका यहाँ तक कि भारत की वस्तुएं व संस्कृति, संस्कृति का मतलब कि उनका पहनावा, कि मान लो कि मैं ये कपड़े पहन के किसी दूसरे देश में चला गया भाई, तो देश वाले देखें कैसे कपड़े, हो सकता है कि ये चीज़ उन्हें पसंद आए और वहाँ के लोग इस प्रकार का कपड़ा पहनने लगे, तो ये क्या कहेंगे कि यहाँ की संस्कृति वहाँ चली गई। अब देखिए अंग्रेज भारत में है, जो आपका कोट पैंट है, आप देखिए कितनी पश्चिमी चीज़ें आप यूज करें, वहाँ की संस्कृति। भारत का जो पहनावा है, आप जैसे महिलाएं साड़ी पहनती हैं, तो पहनावा कुछ देशों में फॉलो किया जा रहा, तो इस प्रकार क्या होता है? संस्कृति का आदान प्रदान होता। खाना बनाने की कला भी, आप चावल किस प्रकार से बना, यदि विदेश में प्रयोग करने लगे, आप किसी को देखकर जब कोई चीज़ सीखते, तो उससे आप क्या संस्कृति सीख रहे हैं भी। इसी समय महाजनपद का अस्तित्व समाप्त हो गया और उनके स्थान पर ऐसे नवीन परिवर्तन आए जिन्होंने समस्त भारत को पुनः आकार देना प्रारंभ किया भी। उसके बाद क्या हुआ? किसी जब पूरे भारत में व्यापार फैलने लगा, व्यापार विदेशों से भी होने लगा, संस्कृति का आदान प्रदान मतलब पहनावा, खान पान और आपकी भाषा, विचारों, नियमों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संस्कृति का आदान प्रदान कहलाता है। ठीक है, एक और बताता हूँ मैं, जैसे आपका कोई व्यापारी वो कुर्ता जामा पहन रहा है, ठीक है, वो किसी दूसरे देश में व्यापार करने गया, उसने देखा दूसरे लोगों ने तो बड़ा अच्छा है अभी गर्मी के लिए, तो उन लोगों ने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है कि संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है। तो उसने कहा कि इसके बाद क्या कि महाजनपद तो समाप्त हो गए आपके 300 से 200 ईसा पूर्व के बीच में, और लेकिन उसके स्थान पे आ गए साम्राज्य। अब कौन से साम्राज्य आएंगे, वो चीज़ हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि महाजनपद वाली आपको मोटा मोटी बात ध्यान में आ गई होंगी। जो फैक्चुअल तत्व थे वो आपको क्या याद करने हैं? एक तो जो इसके 16 महाजनपद राज्य व राजधानी आपको याद करने हैं। किसमें आपका गणतंत्र था? मल्ल व वज्जी में आपका गणतंत्र था। आपके फैक्ट इतने ज़्यादा नहीं, आपको समझने पड़ेंगे, समझने वाली चीज़ इस अध्याय में थी। वैसे इसका रिवीजन बनता नहीं था, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन आपको समझनी पड़ेगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको 100% समझाने की कोशिश की है। तो मिलेंगे अगले अध्याय में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।